हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत किए गए थे। तो जो टेलर थे, F.W. टेलर, वो बेथलेहम स्टील कंपनी में एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की इनएफिशिएंसी से परेशान थे और उनको पूरा विश्वास था कि कर्मचारियों, यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अगर काम करने के प्रोसीजर में सुधार लाया जाए तो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया था। तो जो टेलर का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो पिग आयरन एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, कच्चा लोहा प्रयोग, जहाँ पर उन्होंने 75 वर्कर्स लिए थे एवरेज कैपेसिटी के, और वहाँ पर उन 75 वर्कर्स को एक फोरमैन के निर्देशन में काम करना था। ये फोरमैन खुद एक बहुत कुशल कच्चे लोहे का संचालक था, या बहुत एक्सीलेंट पिग आयरन हैंडलर था। उन्होंने देखा कि इन सब 75 वर्कर्स का जो एवरेज प्रोडक्शन है डेली का 12.5 टन है, 12.5 टन वो डेली उत्पादन करते हैं। लेकिन टेलर को ये विश्वास था कि इन जो 75 वर्कर्स हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो 47 से 48 टन तक लादना चाहिए इनको, ये जो कच्चा लोहा है। तो उन्होंने क्या किया, टेलर ने मेथड्स ऑफ वर्क एंड वॉलेंट्री रेस्ट पोजेज, टेलर ने कार्य के तरीकों और उनके जो स्वैच्छिक विश्राम थे उनका बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया। और उनका सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर इनके काम के करने के तरीकों में सुधार किया जाए या उनको रेस्ट करने के तरीकों में सुधार किया जाए तो उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने एक डच मैन को सेलेक्ट किया इस काम के लिए, या इस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल्स उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बताए थे, इसके सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एक डच मैन को सेलेक्ट किया और उसको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। वो इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से थे, नाउ पिक, नाउ वॉक, नाउ सिट, नाउ रेस्ट। मतलब उनको इस तरीके के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे कि जब वो कहते थे कि अब उठाओ, अब चलो, अब बैठो, अब रेस्ट करो, इस तरीके से उन्होंने पूरा उसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे और उस व्यक्ति ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। और जब वर्किंग आवर्स ख़त्म हुए तो ये देखा गया कि उसका जो प्रोडक्शन था, डच मैन का प्रोडक्शन, वो बढ़कर 47.5 टन तक हो गया था। मतलब 3 गुना जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। तो टेलर का कहने का मतलब था कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो हम मतलब प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं और जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर जो पुअर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इस पुअर प्रोडक्शन के लिए टेलर ने जो 4 मुख्य कारण बताए थे, वो क्या कारण थे। सबसे पहला कारण तो था जो मेथड वो यूज़ कर रहे थे वर्कर्स, उस मेथड को लेकर वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ये देखा कि जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं वो सब अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी सुविधा से किसी भी तरीके से काम को कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हर काम को करने के लिए एक बेस्ट तरीका होना चाहिए। और वो तरीका कैसा होना चाहिए? वो तरीका ऐसा होना चाहिए जहां हमें कम से कम टाइम लगे और कम से कम एफर्ट्स लगे और जो इजी हो। तो ये जो पहला प्रिंसिपल हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि ये पहला प्रिंसिपल किससे रिलेटेड था, इसी के बेस पर उन्होंने पहला प्रिंसिपल बनाया कि द वन बेस्ट मेथड, की एक बेस्ट तरीका होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। दूसरा जो उन्होंने कारण बताया था, उन्होंने वहाँ पर देखा कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का किसी तरीके का कोई डिवाइडेशन नहीं था। तो उनके कहने का मतलब था कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जब तक हार्मनी नहीं होगी, जब तक उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तब तक इन चीज़ों को सुधारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने जो दूसरा प्रिंसिपल दिया था वो इसी के बेस पे दिया था और उन्होंने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बंटवारा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने जो देखा कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट किए जा रहे हैं उनको सेलेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। उनकी एबिलिटी, उनकी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उनकी इंटेलिजेंसी, उनके इंटरेस्ट, उनके टेम्परामेंट, उनके फिजिकल फिटनेस, इनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। तो उनके कहने का मतलब था कि यदि ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाए जो उस काम के लिए सबसे अधिक सूटेबल है, सबसे अधिक सक्षम है, तो
प्रोडक्शन को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो जो तीसरा उन्होंने प्रिंसिपल बताया था बेस्ट वर्कर वाला, तो वो इससे रिलेटेड था। चौथा जो उन्होंने देखा था कि कर्मचारियों के लिए, वर्कर्स के लिए कोई इंसेंटिव प्लान नहीं है, किसी तरीके का उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने बताया कि अगर वर्कर्स को इंसेंटिव दिया जाए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों अगर इंसेंटिव दिए जाएं तो उनके काम को सुधारा जा सकता है। तो उन्होंने जो फोर्थ प्रिंसिपल बताया था वो इस पे बेस्ड बताया था। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ये 4 उन्होंने कारण बताए थे और इन 4 कारण के आधार पर उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बताए थे। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो FB गिलब्रिथ ने किया था। जो गिलब्रिथ थे वो इंजीनियर थे और टेलर के स्टूडेंट थे। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ब्रिक लेइंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, ईंट चिनाई प्रयोग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वहाँ पर ये प्रयोग, जो ईंट चिनाई का काम करने वाले वर्कर्स थे, उनके मोशंस और उनके मूवमेंट्स को उन्होंने बहुत ऑब्जर्व, सूक्ष्म तरीके से उनको देखा, जांचा और परखा। और बाद में उन्होंने वो जो काम कर रहे थे उसमें कुछ अननेसेसरी मूवमेंट्स भी कर रहे थे, तो उन्होंने उनका पता लगाया और उन मूवमेंट्स को रिमूव किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जब एक ईंट को चुनने में जहाँ पर वो 18 मोशंस कर रहे थे, अब उसकी जगह पे वो 5 ही गतियाँ, मतलब एक ईंट चिनाई में जहाँ पर वो 18 गतियों का प्रयोग कर रहे थे, अब वो वहाँ पर 5, और कुछ केसेस में तो ये 2 मोशंस पर भी आ गया था। कहने का मतलब एक ईंट चिनाई का काम करने वाला एक ईंट को रखने में अगर पहले 18 गतियां कर रहा था, अब वो 5 या कई बार तो 2 ही गति लगा रहा है। तो यहाँ पर उनका मतलब जो वर्कर है उसकी कितना एनर्जी सेव हुई और दूसरा टाइम भी कितना बच गया। और जहाँ पर वो जो वर्कर्स थे वो पर आवर 120 ब्रिक्स को ही लगा रहे थे, अब उसकी जगह पे 350 ब्रिक्स को वो प्रति घंटे के हिसाब से लगाने लगे। जो दूसरा प्रयोग था गिलब्रिथ का, वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रोत्साहन दे रहा था। इसके अलावा टेलर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था शॉवेल साइजेस पे। बेलचा का मतलब होता है इस तरीके का एक उपकरण होता है जो किसी भी वस्तु को उठाने का काम करता है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो चाहे छोटी चीज़ को उठा रहे हैं वो चाहे बड़ी चीज़ को उठा रहे हैं, वो बड़े बड़े बेलचा का प्रयोग कर रहे थे। तो टेलर ने ये बताया कि ये जो बेलचा का आकार और उठाई जाने वाली वस्तु के बीच में प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर छोटी वस्तु उठा रहे हो तो छोटे बेलचा का प्रयोग किया जा सकता है, बड़ी वस्तु उठा रहे हो तो बड़े बेलचा का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ भी बेलचा के प्रयोग में भी उन्होंने साइंटिफिक तरीके से ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था और उन्होंने देखा कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद वहाँ के वर्कर्स की भी एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव हुई थी। उसके अलावा थॉमसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, बॉल बियरिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर उन्होंने देखा कि जहाँ पर पहले जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो जितना काम कर रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया तो उनकी कार्य क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई। और इस प्रयोग से उनका जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिले वो ये थे कि जिस काम को करने के लिए पहले जो काम 120 लड़कियां करती थी, अब वो 35 गर्ल्स ही करने में सक्षम हो पाई। मतलब पहले जो काम 120 लड़कियां कर रही थी वो 35 ही, क्योंकि वहाँ पर जो बॉल बियरिंग का काम है वो गर्ल्स कर रही थी। तो पहले जो काम 120 लड़कियां कर रही थी वो 35 लड़कियां ही करने लगी। और जो वेज था वो इंक्रीज हुआ 80 to 100% तक, जो है वो मजदूरी भी उनकी बढ़ गई थी। उसके अलावा वर्कर्स जो थे वो अधिक रेस्ट प्राप्त करने लगे और उनका रिक्रिएशन, मतलब उनमें क्रिएटिविटी भी बढ़ी। जो फोर्थ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था वो था वर्कर्स को अधिक केयर मिलने लगी मैनेजमेंट की तरफ से। वर्किंग आवर्स थे वो भी कम हो गए थे, 10.5 घंटे से 8.5 घंटे वर्किंग आवर्स हो गए और सैटरडे पर उनको एक छुट्टी मिलने लगी। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए थे, तो ये भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो सारे एक्सपेरिमेंट थे, टेलर ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिनमें हमने 2 के बारे में चर्चा की। उसके अलावा भी टेलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे। गिलब्रिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रोत्साहन देता है। उसके अलावा थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था
वहाँ भी उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। अब हम बात करते हैं कि टेलर के कंट्रीब्यूशन के बारे में कि क्या क्या इनके योगदान रहे थे। तो सबसे पहला अगर हम योगदान इनका देखें तो इन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया है और एक्सपेंडिचर, एनर्जी के एक्सपेंडिचर को या एनर्जी के खर्चे को उन्होंने कम किया है। हाँ, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने देखा कि जब हम किसी भी बेस्ट मेथड को यूज़ करेंगे, बेस्ट वर्कर को यूज़ करेंगे, तो इससे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। तो उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की थी और एनर्जी को बहुत अधिक सेव करने में उन्होंने, या एनर्जी को सेव करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरे अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट को भी बहुत अधिक प्रभावित किया था। स्पेशली इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें तो इन्होंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में एक तरीके से क्रांति ही ला दी थी। उसके अलावा अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से जाना जाता है। ये भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने एक तरीके से मेंटल रेवोल्यूशन ला दिया था। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे तो वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर्स को भी लगा कि ये उनके फ़ायदे की बात है और मैनेजमेंट को भी लगा कि ये उनके फ़ायदे की बात है। और ये इसमें दोनों का ही फ़ायदा था। मैनेजमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा था। जिस काम को करने के लिए वो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे, उनको टाइम भी बचने लगा, मजदूरी भी अधिक मिलने लगी और शारीरिक थकान भी कम होने लगी। इसके अलावा उनका जो योगदान था वो ये था कि उन्होंने मनी को एक मोटिवेशनल टूल के रूप में यूज़ किया था। जहाँ पर उन्होंने पहले मनी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने मनी को एक मोटिवेशनल टूल के रूप में यूज़ किया था, जो वर्कर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ था। इसके अलावा जो इनका फिफ्थ कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ह्यूमन इंजीनियरिंग के विकास में भी इन्होंने पूर्ववर्ती की भूमिका निभाई थी। ह्यूमन इंजीनियरिंग को हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन इंजीनियरिंग में साइंटिफिक मैनेजमेंट ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। स्पेशली अगर इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखें तो उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो इनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रयोग थे, बहुत सारे जो इन्होंने प्रयोग कर रहे थे, प्रिंसिपल्स दिए थे, वो उन्होंने एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को फ़ायदा मिला था। फिर अगर हम बात करें इसके क्रिटिसिज्म की, तो बहुत सारे इनके आलोचक भी थे जो उन्होंने इनकी आलोचनाएं भी की थी। सबसे पहली जो इनकी आलोचना हुई थी वो इस आधार पर हुई थी कि इन्होंने ह्यूमन फैक्टर्स को नेग्लेक्ट किया या रिजेक्ट किया ह्यूमन फैक्टर्स को। ये बहुत बड़ा एक पहलू था, क्योंकि उस समय एक ऐसा दौर आ गया था जहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा था। तो यहाँ आलोचकों का कहना है कि उन्होंने ह्यूमन फैक्टर्स को महत्व नहीं दिया था, उनको रिजेक्ट किया था। दूसरा जो इनकी आलोचना की जाती है, नेग्लेक्ट द वेलफेयर, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स फॉर मोर प्रोडक्शन। इन्होंने प्रोडक्शन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए जो वर्कर्स थे उनके वेलफेयर, हैप्पीनेस और उनके कंफर्ट को उन्होंने नेग्लेक्ट किया था। ये भी इनकी बहुत बड़ी आलोचना रही है कि उन्होंने उनके वेलफेयर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मतलब वर्कर को एक मशीन के रूप में यूज़ किया कि आपको एक ही तरीके से काम करना है, आपको अपने तरीके से काम नहीं करना है। तो इन्होंने व्यक्ति को एक मशीन के रूप में देखा था। तीसरा जो है, इन्होंने फाइनेंशियल इंसेंटिव पर बहुत अधिक बल दिया था बजाय नॉन फाइनेंशियल के। इन्होंने, क्योंकि उस समय तक ऐसा दौर आ गया था कि जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकग्निशन, कोऑपरेशन, इनको भी महत्व दिया जाने लगा था। तो आलोचक इनकी इस आधार पर भी आलोचना करते हैं। उसके अलावा एक इनकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को बहुत अधिक बल दिया था। आर्थिक पक्ष पर तो बहुत अधिक बल दिया, लेकिन सामाजिक पक्ष और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को उन्होंने नेग्लेक्ट किया था। कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए अगर आर्थिक पक्ष जरूरी है तो उसके साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इनकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है। हालांकि इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत काम आए इंडस्ट्रियल फील्ड में, लेकिन फिर भी इनकी आलोचनाएं होती रही हैं। लेकिन फिर भी चाहे इनकी कितनी भी आलोचनाएं हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट को आज भी, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, इनको आज भी अप्लाई किया जाता है। थैंक यू।